आज के इस एपिसोड में जो हम कई सारी वीडियो में मैं कहता आया हूं क्लॉज की चर्चा करने जा रहा हूं। उसका कारण ये है कि जितने 12 टेंस हैं, 12 टेंस से जितने संभव वाक्य हैं जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, वो हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के शुरुआती 30 एपिसोड्स में हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो उनसे बनने वाले जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कुछ जोड़ तोड़ के जो वाक्य बनाया जाता है, वो चल रहा है। हम आज आपको वह विषय बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप जितने लंबे सेंटेंस आप बनाना चाहें, लिखना चाहें, आप बेहिचक बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि वाक्य एक सिंगल सब्जेक्ट या एक सिंगल फाइनाइट वर्ब से बनता है या उसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं, तब क्या होता है। उसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी फाइनाइट वर्ब जोड़ करके आप लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वाक्य दो तरह के होते हैं, क्योंकि एक वाक्य में कई वाक्य होते हैं, उसे हम वाक्य का टुकड़ा कहते हैं। दो तरह के टुकड़े होते हैं, एक वो जिसका अकेले में पूरा मीनिंग देने में सक्षम है, अकेले पूरा अर्थ दे सकता है, जैसे कि ही इज प्लेइंग। दूसरा होता है ही नोज हाउ टू प्ले। अब ही नोज में ही सब्जेक्ट है, नोज भी फाइनाइट वर्ब है, हाउ टू प्ले भी, टू प्ले भी जो है वो वर्ब है। तो इसमें दो वर्ब आ गए और छुपा हुआ एक सब्जेक्ट भी है। तो जब एक से अधिक वाक्य होते हैं तो हो सकता है कि दोनों के दोनों वाक्य जो है सक्षम हो अपना अर्थ देने में, या उनमें से एक वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित रहते हैं। वो अभी आपको बताने जा रहे हैं। क्लॉज का मतलब होता है वाक्य का टुकड़ा, वाक्य खंड। क्लॉज की हिंदी होती है वाक्य खंड। अब ये जो वाक्य खंड है, ये वाक्य खंड मतलब जो वाक्य का टुकड़ा होता है, यानी कि वो प्रत्येक खंड जो है एक वाक्य है और उन सब से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है। तो हम उन सभी वाक्य खंडों को क्लॉज कहते हैं। हम समझेंगे यहां पे कि मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, आई डोंट नो। Who he is। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये समझने की सिंपल चीज याद रखिए कि इंट्रोगेटिव चाहे प्रोनाउन हो, चाहे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो, उसके ठीक बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है, हुज को और व्हिच को छोड़कर, क्योंकि हुज और व्हिच में जो नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन है, वो हुज या व्हिच के बाद तो आता ही आता है। लेकिन अगर हुज में और व्हिच में अगर नाउन के बाद भी सब्जेक्ट आ रहा है, अगर तब भी ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है कि इनके ठीक बाद कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। अब यहां पे दो टुकड़े हैं इसके। एक है आई डोंट नो, इसका पूरा मीनिंग है, ये अपने अर्थ के लिए सक्षम है। और दूसरा है हु ही इज। ये हु के बाद ही आया है, फिर इज आया है, यह सेंटेंस हो ही नहीं सकता अकेले में, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हु ही इज अगर आप बोलेंगे तो आपको बोलेंगे कि तुम्हें अंग्रेजी का ABCD नहीं आता है। एक चीज देखकर कि हु के ठीक बाद ही आया है,
इसलिए यह वाक्य नहीं है, यानी यह अकेले में अपना अर्थ नहीं दे सकता। इसे अपना अर्थ देने के लिए एक दूसरे वाक्य की आवश्यकता होगी जो वाक्य अपना अर्थ देने में सक्षम है। इस वाक्य को कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज या इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, मेन टुकड़ा। बोलचाल की भाषा में मैं व्यक्त करने की भी कोशिश कर रहा हूं। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब हो गया कि वाक्य का मेन टुकड़ा जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य वाक्य के टुकड़े पर निर्भर नहीं रहता। और दूसरा होता है जो इसके ऊपर किसके ऊपर, मेन क्लॉज के ऊपर या प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो ही इज, क्योंकि इसको अपने अर्थ के लिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है आई डोंट नो, इस पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिना इसके मदद के ये अपना अर्थ नहीं दे सकता। तो प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये दो क्लॉज हैं। अब ये जो क्लॉज बनते हैं तो इसमें रोल जो है जिन शब्दों का होता है उन शब्दों के कितने रूप हैं, क्योंकि इस पर हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में भी आपको वाक्य करवाने वाले हैं। और ये पार्ट अगर आपको समझ में पहले से है, समझ में या पहले से जानते हैं, तो उन वाक्यों को करने में आपको बड़ी सहजता महसूस होगी, बड़े कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि कोई खास बात नहीं होगा उसमें, सिर्फ ये कि इनके मीनिंग को हम जाने। अब ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये कितने हैं? 5 हैं। हु, व्हाट, whom, which और 5वां है whose। ये 5 है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ये है when, where, how और why। ये 4 है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ये बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम आ सकता है व्यूअर्स, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि नवरात्रा चल रहा है और चारों तरफ स्पीकर चल रहे हैं। थोड़ा बहुत साउंड का इफेक्ट अगर आता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बाध्यता है हमारी, तो थोड़ा सा बियर करेंगे। 2-3 दिन की और दिक्कत है, चलेगा। माता की कृपा बनी रहे हम पे भी, आप सब पे भी, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। अब इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस 5 और 4 इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स से क्या क्या बनते हैं? इन दोनों से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं और इनसे क्लॉज भी बनते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम चर्चा करने वाली ये स्टेटमेंट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। हालांकि उसमें यूज होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं।
इन्हें हम कहते हैं, वाक्य के ऐसे टुकड़े को हम क्लॉज कहते हैं। हम इसी की मात्र चर्चा आज करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के क्या क्या मीनिंग होते हैं जब वो क्लॉज में आते हैं, यानी स्टेटमेंट बनते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे आप। उसके बाद बाकी दूसरा पार्ट होता है जो कि कंजंक्शन से जो भी वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है, वो हम उससे पहले हम कंजंक्शंस का भी हम चर्चा करेंगे आपको हम, और फिर बताएंगे कैसे बनता है। लेकिन ये जानना हमारे लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स पेरिफेरल जो क्लॉज से रिलेटेड हैं वो हम करवाने वाले हैं। और आपको एक चीज बता देते हैं कि क्लॉज अगर आपको क्लियर हो गया तो आप जो कोई भी किताब पढ़ेंगे, नॉवेल पढ़ें, स्टोरी किताब पढ़ें, कोई सब्जेक्ट की किताब पढ़ें, आपको बिल्कुल 100% समझ में आने लगेगा। उतना ही नहीं, आप जो है बड़े बड़े सेंटेंस लिखने भी लिख जाएंगे आप, बशर्ते कि आपको ये पता हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ क्लॉज। आज थोड़ा सा इसी का इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको, और फिर अगले एपिसोड में आपको मैं एक एक आइटम को एक एक बार लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा। ये मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज, या इसे कहते हैं हम मेन क्लॉज। ये अपने अर्थ के लिए जो है सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इसे कहते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा है जो आश्रित होता है, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जैसे कि प्रिंसिपल का सबऑर्डिनेट टीचर होता है, असिस्टेंट प्रिंसिपल होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। ये चाहे तो नाउन की जगह आते हैं तो ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव की जगह आते हैं विशेषता बतलाने के लिए तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये एग्जाम्पल से आपको एक एक समझ में आ जाएगी। और तीसरा है जो एडवर्ब की जगह पे आते हैं, ये वाक्य के टुकड़े, उसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। अब उनको हम समझेंगे अगले एपिसोड में, जब हम एक एक का उदाहरण देंगे और एक एक के रूप के बारे में आपको बताएंगे। यहां पे प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज है ये। अगर एक से अधिक, अगर ऐसे वाक्य का टुकड़ा आए जैसे ही वॉज गोइंग एंड आई वॉज कमिंग, तो यहां पे ही वॉज गोइंग का भी अपना अर्थ है एंड आई वॉज गोइंग का भी अपना मीनिंग है यहां पे। तो ये दोनों के दोनों जो है जो निर्भर है अपने मीनिंग के लिए। यहां पे ही वॉज गोइंग, कॉमा लगा दीजिए, यहां पे आई वॉज कमिंग, एंड का मतलब कॉमा लगा दीजिए, तब भी उसका वही मीनिंग होगा। इसका भी अपना मीनिंग है, सफिशिएंट है अपने मीनिंग के लिए, ये भी सफिशिएंट है अपने मीनिंग के लिए। यानी कि दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं, या दो से अधिक ऐसे वाक्य भी आ सकते हैं कि ही वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग, मोहन वॉज प्लेइंग, या एक आध सेंटेंस और जोड़ दीजिए। तो अगर एक से अधिक किसी वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज आता है तो पहला जो क्लॉज है वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज, यानी मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। और जो उसके बाद दूसरा जितना भी प्रिंसिपल क्लॉज आएगा वे सब के सब कहलाते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। यहां एक बात और याद रखने की जरूरत है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये शुरू होते हैं, बिगिंस विद ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
बिगिंस, ये कहीं भी जब शुरू होते हैं वाक्य में तो बीए। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हैं वो हम बताएंगे आपको, हम अगले आने वाले एपिसोड्स में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से शुरू होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं उसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कंजंक्शंस। जो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हुज, व्हिच, ये सारे के सारे जो होते हैं ये बनाते हैं WH फैमिली जो है यहाँ पे WH फैमिली। ये WH फैमिली जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। कैसे बनाता है, नहीं बनाता है, इसकी ही चर्चा आज हम करने वाले हैं। वो भी शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि फिर हम सब सेंटेंस कराएंगे तो वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप मोटे तौर पे ये रखिए कि वाक्य के जो टुकड़े होते हैं, एक से अधिक टुकड़े से जब वाक्य बनता है तो दो तरह के टुकड़े होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज वह क्लॉज है, वह टुकड़ा है जो अपने अर्थ के लिए किसी और टुकड़े पर निर्भर नहीं रहता है। और इसमें अगर ऐसा टुकड़ा एक से अधिक आ जाए तो पहला टुकड़ा जो आएगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, बाकी जितने भी ऐसे टुकड़े आएंगे वे सब के सब कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे। दूसरा पक्ष है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, कि जब कोई भी वाक्य का टुकड़ा अपने अर्थ के लिए यानी अर्थ देने के लिए वह प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता हो, बिना प्रिंसिपल क्लॉज का उसका कोई अर्थ नहीं हो, तो इस क्लॉज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, यानी आश्रित होते हैं ये, इसलिए इसको कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज, यानी आश्रित है किस पे, ये प्रिंसिपल क्लॉज पे, इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को कहते हैं हम, ये किसी पे आश्रित नहीं होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि किसी पर निर्भर ये टुकड़ा नहीं रहता है। आई एम श्योर कि अभी तक जो बातें मैंने आपको मोटे तौर पे बताई हैं वो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले आ रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज में जो WH फैमिली से बनता है। तो इस WH फैमिली का कितना रूप होता है और वाक्य में वो कैसे आता है और उसके क्या 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 हिंदी में अर्थ होते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला होता है हु। हु के पहले कोई नाउन आए, अब फिर इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए, तो इसके हु का मतलब होता है जो या जिसने। कैसे देखते हैं हम कि ही इज द बॉय, ही इज द बॉय। Who saved my life? Saved my life yesterday. अब यहां क्या देखते हैं कि he is the boy। द बॉय का मतलब है वो लड़का जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, वो वही लड़का है। हु का मतलब है यहां पे जो या जिसने मेरी जान कल बचाई। हु सेव्ड माई लाइफ यस्टरडे। ये जो या जिसने मेरी जिंदगी कल बचाई, ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जहां पे हु का मतलब है जो या जिसने। दूसरा होता है हु का मतलब
हु के बाद हु में लगा दीजिए हु एवर, एवर, हु प्लस एवर, इससे बनता है हु एवर। इस हु एवर का मीनिंग होता है जो कोई, या जिस किसी ने। ध्यान दीजिएगा, इसी पे आधारित बाकी भी जो प्रोनाउंस और एडवर्ब्स हैं इंट्रोगेटिव, वो है जो कोई या जिस किसी ने। अब यहां पे है whoever did this, जिस किसी ने यह किया है, ये हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट। whoever did this ये क्लॉज है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में है। whoever did this must be a criminal, वो जरूर अपराधी होगा या अपराधी किस्म का व्यक्ति होगा। must be a criminal। अब whoever के जगह पे हम ही ले आते हैं, इसके जगह पे हम ही का प्रयोग करते हैं, तो दो पार्ट हो गया इसका कि ही मस्ट बी ए क्रिमिनल, ही मस्ट बी आ क्रिमिनल, वह जरूर अपराधी किस्म का व्यक्ति होगा। यह प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है। और दूसरा है हु एवर डिड दिस, हु एवर जिस किसी ने यह किया है, हु एवर डिड दिस, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किसी व्यक्ति के नाम के जगह पर आया है। यहां पे whoever did this, ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है। और ये वाक्य जो है, इस वाक्य में he must be a criminal प्रिंसिपल क्लॉज है, और whoever did this ये सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसका मीनिंग है whoever का मतलब जो कोई या जिस किसी ने। whoever did this must be a criminal। आइए इसी से फिर एक और शब्द बनता है whoever से, और वो होता है कि हम जब who के साथ हम so जोड़ देते हैं और उसके बाद हम ever भी जोड़ देते हैं, इसका हो जाता है whosoever। इसका होता है जो कोई भी, यहां भी लग जाएगा, जो कोई भी या जिस किसी ने, जिस किसी ने भी, किसी ने भी, इसका मीनिंग ये हो जाता है। अब उसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं तो हम हो जाएगा ये कि whosoever did this, whosoever did this must be a criminal, must be a criminal। जिस किसी ने भी यह किया है वह जरूर अपराधी किस्म का व्यक्ति होगा। whoever did this ये सब्जेक्ट है, whosoever है यहां पे, पहले था whoever मतलब जो कोई, यहां है जो कोई भी या जिस किसी ने भी यह किया है, मस्ट बी ए क्रिमिनल मीन्स कि वह अपराधी किस्म का व्यक्ति है होगा। इज इट क्लियर? तो ये तीन जो है वर्ड बनते हैं हु से, हु, whoever एंड whosoever। ये तीन तरह के जो है ये वर्ड हैं, और हु का मतलब है जो, whoever का मतलब है जो कोई या जिस किसी ने, और whosoever का मतलब है जो कोई भी या जिस किसी ने भी। ये तीन मीनिंग है, जिस तीन मीनिंग में हम इसका प्रयोग बोलने में और लिखने में करेंगे, और ये क्लियर हो जाएगा जब वाक्य हम करेंगे तब।
अधिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन इनका मीनिंग हमें जानना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से यहां वर्ड है व्हाट। व्हाट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में अदर वर्ड्स आएगा। तो व्हाट के ठीक बाद जैसे ही सब्जेक्ट आएगा, इस व्हाट का मतलब हो जाएगा जो। What you have said, what you have said is true, is true। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है इट इज ट्रू, सत्य है, और दूसरा है व्हाट यू हैव सेड। ये इट की जगह पे आया है। व्हाट यू हैव सेड, जो आपने कहा वो सत्य है। व्हाट यू हैव सेड, आपने जो कहा, आपने जो कहा सत्य है। व्हाट यू सेड इज ट्रू, व्हाट यू सेड, आपने जो कहा इज ट्रू। अब इट इज ट्रू प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। व्हाट का मीनिंग है यहाँ पे जो। अब इस व्हाट से भी तीन तरह के बनेंगे, व्हाट, व्हाट एवर, व्हाटसोएवर। दूसरा वर्ड है व्हाट एवर, प्लस में सब्जेक्ट, नाउन है चाहे प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है जो कुछ। व्हाट एवर यू सेड इज ट्रू, आपने जो कुछ कहा। पहले का था जो कहा, और व्हाट एवर का मतलब है जो कुछ कहा सत्य है। व्हाट एवर यू सेड इज ट्रू। इसी का तीसरा वर्ड बनेगा व्हाटसोएवर, व्हाटसोएवर प्लस सब्जेक्ट का मीनिंग है जो कुछ भी, आपने जो कुछ भी कहा सत्य है। Whatsoever you said is true, whatsoever you said is true। ये what का मीनिंग और whatever का मीनिंग और whatsoever का मीनिंग, ये तीनों की मीनिंग अलग अलग है और उसमें थोड़ा बहुत का अंतर है, उसके भाव में अंतर है। ये हमें याद रखना है कि what का उसके बाद यदि सब्जेक्ट आता है तो what का मतलब है जो, whatever के बाद सब्जेक्ट आता है तो उस whatever का मतलब है जो कुछ, और whatsoever के बाद सब्जेक्ट आता है इसका मतलब है जो कुछ भी। what के बाद है when, when के बाद कोई सब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। इस when का मतलब होता है जब या जिस वक्त, या जिस समय, या कब भी होता है। वह कब आता है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो व्हेन ही कम्स, आई डोंट नो व्हेन ही कम्स। कब ये हो गया। वह कब आता है मुझे नहीं पता। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट है। इसमें दो क्लॉज है, एक है आई डोंट नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और व्हेन ही कम्स जो है ये अकेले उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। He brings toffee for the children, वह बच्चों के लिए टॉफियां लाता है। वह बच्चों के लिए टॉफियां लाता है। He brings toffees for the children when he comes, जब वह आता है। इसका मतलब है जब या जिस वक्त या जिस समय। when he comes, वह जब या जिस वक्त
यहाँ मतलब है कब, आई डोंट नो वेयर ही कम्स। यहाँ क्या है मतलब, ही ब्रिंग्स टॉफीज फॉर द चिल्ड्रेन व्हेन ही कम्स। वह बच्चों के लिए टॉफी लाता है जब वह आता है। यह है कि मुझे नहीं मालूम कि वह कब आता है। तो कब, जब, जिस वक्त, जिस समय, ये सारे मीनिंग है व्हेन के। जब व्हेन के ठीक बाद वर्ब नहीं आकर के कोई न कोई सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है। अब इससे भी 3 शब्द बनते हैं। इनसे 3 शब्द बनते हैं व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब है जब कभी, जब कभी, व्हेन ही एवर ही कम्स। और जब कभी आता है टॉफी लाता है, ही ब्रिंग्स टॉफीज फॉर द चिल्ड्रन व्हेन एवर ही कम्स। और जब कभी आता है। तीसरा है व्हेन सो एवर, प्लस वो सब्जेक्ट आएगा, याद रखिएगा इसके ठीक बाद। व्हेन सो एवर का मतलब, व्हेन सो एवर प्लस सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है जब कभी भी या जिस किसी वक्त भी, जब कभी भी। ये छोटा सा अर्थ है लेकिन इसका प्रभाव अलग अलग है, इसलिए ये हमें याद रखना है। जब कभी भी या जिस किसी वक्त, या जिस किसी वक्त, या जिस किसी समय, जिस किसी वक्त या समय, वक्त या समय, व्हेनेवर का मतलब है। और व्हेनसोएवर का मतलब, ये एक सिंगल वर्ड है, ये भी सिंगल वर्ड है। व्हेनसोएवर का मतलब है जब कभी भी, जिस किसी वक्त भी, या जिस किसी समय भी, जिस किसी वक्त या समय भी वह आता है, जिस किसी भी वक्त वो आता है, बच्चों के लिए टॉफी लाता है। ही ब्रिंग्स टॉफीज फॉर द चिल्ड्रेन व्हेनसोएवर ही कम्स या व्हेनेवर ही कम्स। मीनिंग में अंतर है, ये मीनिंग हमें याद रखना है, जो बोलने में, लिखने में, दोनों में हमारी बहुत मदद करने वाला है। उसके बाद है व्हेयर। व्हेयर प्लस सब्जेक्ट। व्हेयर प्लस सब्जेक्ट का मतलब है कहां, जहां, या जिस जगह या स्थान पर, जिस जगह या जिस स्थान पर। जैसे कि मुझे मालूम है कि वह कहां रहता है, आई नो व्हेयर ही लिव्स। व्हेयर के ठीक बाद सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद वर्ब लिव्स। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये स्टेटमेंट है। आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं कहां रहता है। मैं भी वही रहता हूं जहां वो रहता है। आई ऑल्सो लिव वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स यह रखना है, जिसके बाद ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो या फिर वर्ब हो, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसका मीनिंग ये होगा। आई नो वेयर ही लिव्स का मतलब है मैं जानता हूं कि वो कहां रहता है। आई ऑल्सो लिव वेयर ही लिव्स मतलब है यहाँ पे कि मैं भी वही रहता हूं जहां वह रहता है। यहाँ है कहां, वह कहां रहता है, समझेंगे आप। या मैं जानता हूं वो किस जगह रहता है, या किस स्थान पर रहता है, या मैं भी वही रहता हूं जहां या जिस जगह या जिस स्थान पर वह रहता है। अब इसके भी 3 मीनिंग होंगे, व्हेयर, व्हेयर एवर, व्हेयर सो एवर। व्हेयर एवर तो हो जाएगा जहां कहीं, समझिएगा, जहां कहीं या जिस किसी जगह, जिस किसी जगह
या जिस किसी स्थान पर, जिस किसी स्थान पर आई नो वेयर ही लिव्स, हो जाएगा आई नो वेयर एवर ही लिव्स, वो जहां कहीं रहता है मुझे मालूम है, या वो जिस किसी स्थान जगह पर रहता है मुझे मालूम है, या जिस किसी स्थान पर रहता है मालूम है। वेयर सो एवर, मैं जानता हूं वो जहां कहीं भी रहता है। वेयर सो एवर, वेयर सो एवर प्लस सब्जेक्ट का मतलब है कि सब के आगे प्लस में भी लग जाएगा, यानी जहां कहीं भी, जिस किसी जगह भी, जिस किसी स्थान पर भी वह रहता है मुझे पता है। आई नो वेयर सो एवर ही लिव्स, ये तीन इसके मीनिंग होते हैं। अब ये दूसरा उसका चौथा होता है हाउ। हाउ का प्लस में सब्जेक्ट रहेगा, हाउ का मीनिंग होगा कैसे या जैसे या किस प्रकार या जिस प्रकार। जैसे कहते हैं किसी को हम जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी हाउ यू डू इट, सिर्फ तुम मुझे बताओ तुम कैसे करते हो, तुम इसे कैसे करते हो या किस प्रकार करते हो मुझे बताओ। जस्ट टेल मी हाउ यू डू इट। यहां पे हाउ का मतलब है कैसे या किस प्रकार। वहीं पे है आई नो हाउ ही गोज टू स्कूल, हाउ ही गोज टू स्कूल, मुझे मालूम है कि स्कूल कैसे जाता है, गोज टू स्कूल, या किस प्रकार जाता है, इसका मीनिंग वही है, ठीक है ना। यहां है हाउ यू स्पीक, तुम जैसे बोलते हो ठीक नहीं है, इज नॉट राइट। हाउ यू स्पीक इज नॉट राइट, तुम जैसे बोलते हो वो सही नहीं है। किसी को सजेस्ट करते हैं, कहते हैं हाउ यू स्पीक इज नॉट, नॉट इन, इज नॉट राइट, सही नहीं है। यहां इसका मीनिंग है जिस जैसे, वहां था कैसे या किस प्रकार। और ये सारे के सारे सेंटेंस स्टेटमेंट हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर। अब इसके भी बनेंगे तीन शब्द, हाउ, हाउ एवर, हाउ सो एवर, बस उसी प्रकार से कैसे या किस प्रकार, जिस किसी जैसे कैसे, जैसे तैसे। हाउ एवर प्लस सब्जेक्ट का मतलब है जिस किसी प्रकार, जिस किसी प्रकार मेरा ये काम करवा दो, जिस किसी प्रकार संभव है। गेट दिस वर्क डन, यह काम करवा दो, गेट दिस वर्क डन, यह काम करवा दो। हाउ एवर इट इज पॉसिबल, जिस किसी प्रकार यह संभव हो। हाउ एवर फिर सब्जेक्ट इट इज पॉसिबल, जिस किसी प्रकार यह संभव हो। और तीसरा होता है हाउ से एवर, उसमें भी लग जाएगा। गेट दिस वर्क डन, हाउ सो एवर या हाउ एवर इट इज पॉसिबल। हाउ सो एवर, जिस किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी, इसमें प्लस हो जाएगा भी, जिस किसी भी प्रकार से संभव हो काम करवा दो या काम करवा दो। गेट दिस वर्क डन हाउ एवर इट इज पॉसिबल या गेट दिस वर्क हाउ सो एवर इट इज पॉसिबल, जिस किसी भी प्रकार से संभव है। ये तीन मीनिंग होगा इसके।
उसके बाद है वर्ड whom, whom प्लस सब्जेक्ट, इसका क्या होता है? गिव मी द नेम ऑफ ए पर्सन, गिव मी द नेम ऑफ ए पर्सन, तुम इस एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको तुम यहां जानते हो। गिव मी द नेम ऑफ अ पर्सन whom you know here, जिसे तुम यहां जानते हो। whom you सब्जेक्ट, know here, जिसे तुम यहां जानते हो। whom का मतलब हो गया जिसे या जिसको या जिन्हें या जिनको, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इससे इसी प्रकार से बनेंगे दो और शब्द, whomever या whomsoever। whomever का मतलब हो जाएगा यहां पे whomever प्लस सब्जेक्ट, इसका whomever का मतलब हो जाएगा यहां पे जिस किसी को, जिस किसी को, या जिन किन्हीं को, जिन किन्हीं को। ये एक तरह से आपके लिए वोकैबुलरी भी है और जिसको जानने के बाद आपसे वैसे भी गलती नहीं होगी और आप कोशिश करेंगे तो आप वाक्य भी इस पर फटाफट बनाना शुरू कर सकते हैं। जिस किसी को, और whomsoever का मतलब भी लग जाएगा इसमें। whomsoever वो पहला ही सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को रिपीट करके आप बना सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा यही डू प्लस में भी, यानी कि जिस किसी को भी या जिन किन्हीं को भी। तुम उस व्यक्ति का नाम बताओ जिस किसी को भी तुम यहां जानते हो। टेल गिव मी द नेम ऑफ ए पर्सन whomsoever या whomever you know here. Is it clear? उसके बाद है whichever, which प्लस में कोई नाउन आता है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये ध्यान रखिएगा कि which में इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी नाउन तो आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ क्या है कि नाउन तो आएगा, उसके ठीक बाद कोई न कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब वगैरह जो कुछ आएगा। which का मतलब होता है जौन सा, जौन सा किताब, जौन सी, जौन सा या जौन सी। टेक द बुक, which take which book you want, which book you want। जौन सी किताब तुम्हें चाहिए, टेक ले लो, जौन सी किताब तुम्हें चाहिए। इसी हो जाएगा whichever, whichever प्लस सब्जेक्ट या नाउन प्लस सब्जेक्ट, इसका मतलब हो जाएगा जो कोई सा, जो कोई सा या जो कोई सी किताब तुम्हें चाहिए। टेक whichever बुक यू वांट। तीसरा होगा whichsoever, भी लग जाएगा इसमें। whichsoever बुक प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट, जो कोई सा या सी प्लस में भी लग जाएगा। जो कोई सी भी किताब तुमको चाहिए ले लो। टेक whichsoever बुक यू वांट। ये तीन इसके मीनिंग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें whose,
हुज के बाद भी कोई नाउन आता है, नाउन के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, ये मालिकाना हक दर्शाता है, इसका मतलब होता है जिसका या जिसकी। I don't know whose book this is, whose book this is। मुझे नहीं मालूम कि यह किताब किसका या किसकी या जिसका या जिसकी है। यह किताब किसकी है मुझे नहीं मालूम, यह होता जिसकी है मुझे नहीं मालूम। ठीक है। गिव दिस बुक, गिव दिस बुक टू, या गिव दिस बुक, बुक हटा दीजिए, गिव दिस टू हुज बुक दिस इज, हुज बुक, फिर सब्जेक्ट बुक के बाद दिस इज, या जिसकी किताब है उसको लौटा दो, दे दो। और उसी हो जाएगा हुज सो एवर, हुच एवर, हुज एवर, हुज एवर और हुज सो एवर, ये तीनों वर्ड लग जाएंगे। उसी तरह मीनिंग हो जाएगा जिस किसी का, किसका या जिस किसी का, मीनिंग हो जाएगा इसका हुज सो एवर का, जिस किसी का या की, जिस किसी का या की। और हुज सो एवर में भी लग जाएगा, हुज सो एवर, जिस किसी का या की प्लस भी यह किताब है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है व्हाई। व्हाई के ठीक बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके बाद बाकी चीज आता है। इस व्हाई का मतलब होता है किस कारण, किस कारण या किस वजह से, किस वजह से, या जिस कारण, या जिस वजह से। जैसे कि वो जिस वजह से नहीं आ रहा है मुझे मालूम है, why he is not coming, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। ये is known to me, मुझे मालूम है, is known to me। और जिस किसी कारण हो जाएगा why ever। why ever का मतलब हो गया जिस किसी कारण, जिस किसी कारण या जिस किसी कारण, जिस किसी वजह से वो नहीं आ रहा है। why ever he is not coming is known to me, जिस किसी वजह से वो नहीं आ रहा है मुझे मालूम है, या जिस किसी भी कारण से वो नहीं आ रहा है मुझे मालूम है। Whysoever he is not coming is known to me। आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर इसी एपिसोड के आधार पर हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपको इसी प्रकार के वाक्य करवाएंगे ताकि आप उसमें फ्लुएंट हो जाए। और आप फ्लुएंट अगर हो गए तो बहुत बड़ा जो एक पार्ट है, ये बोझ है, वो आपके जहन से खत्म हो जाएगा और आप लंबे लंबे सेंटेंस बनाने लगेंगे। फिर हम आएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, जो कंजंक्शन या सेंटेंस कनेक्टर से शुरू होते हैं जो वाक्य, उनका स्थान क्या होता है, कहाँ वो नाउन होते हैं, कहाँ वो एडजेक्टिव होते हैं, कहाँ वो
एडवर्ब होते हैं उनके स्थान पे आते हैं, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड जो होगा इसका क्लॉज का उसमें करेंगे। और इसके साथ ही हम एक नया जो एपिसोड शुरू करेंगे क्लॉज पे बेस्ड, जिसमें कि आपको हिंदी में वाक्य के प्रकार दिए हुए रहेंगे और उसका हम प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे इसको बोला जाएगा। जो पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारा जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है विद कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट, हम कोशिश करते हैं कि सबसे सरल भाषा में, सबसे सरल तरीके से सरल तरीके में मैं आपको यह बात समझने में मदद करूं कि आप आसानी से समझें और उसका आप उपयोग कर सकें। इस लहजे से हम प्रेजेंट करते हैं उसको। फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे भी बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती थी या हो सकती है, तो आप अपना सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल so that you just keep getting all the future episodes automatically। और जो पुरानी हैं, आप अपना लाइक्स और जो है शेयरिंग को बरकरार रखें और अपना कमेंट्स, अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ और मुझे मेरा जो काम है वो उसको आप अपलोड करते हैं कि हाँ मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ आप तक उन कंटेंट्स को आसान तरीके में पहुँचाने का, तो आपके कमेंट्स का जो है हम हकदार हैं। तो प्लीज़ डू गिव कमेंट्स हाउसएवर यू फील अबाउट इट। अब जैसा कैसा भी आप महसूस करते हैं आप उसको जरूर कमेंट्स कॉलम में डालें। और अगर आपको लगता है इससे भी बेटर यह प्रेजेंटेशन हो सकता है, फ्यूचर के जो भी एपिसोड्स आएंगे उसमें मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उसमें वह बात जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से आपको मिलेगा। विद दैट लेट्स call it a day. Have a nice day. Thank you very much. See you.